दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से निपटने और इससे बचाव के लिए देश में हर स्तर पर कारगर कोशिशें जारी हैं। केंद्र के साथ राज्य सरकारें और अन्य एजेंसियां भी इस काम में लगी हुई हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह सचिव ने आज नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगे इलाकों में कोरोना वायरस के इलाज की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों सहित सभी अधिकारियों से अपेक्षित परीक्षण किट और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के साथ डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। और इस बीच सरकार ने लैब की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि अभी आईसीएमआर प्रणाली में 72 कार्यात्मक प्रयोगशालाएं हैं जो अगले सप्ताह तक तैयार हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में हर दिन 10,000 टेस्ट कर सकता है, इसे भी 2 गुना करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सरकार ने 2 लाख टेस्टिंग किट का ऑर्डर किया है। और इस बीच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी विभागों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें जरूरत के मुताबिक थर्मल स्कैनर लगाने और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की बात कही गई। सभी जिम, मनोरंजन केंद्र, सरकारी भवनों में चल रहे क्रैच को बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही आगंतुकों के आने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इधर केंद्र ने आज एक नया यात्रा परामर्श जारी किया। इसके तहत अफगानिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया के नागरिकों की भारत आने पर रोक लगा दी गई है। इन देशों के लिए भारत से सभी उड़ान 31 मार्च तक स्थगित की गई हैं। वहीं यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, तुर्की और ब्रिटेन से भारत के लिए यात्रा पर आने वालों पर भी 31 मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की आज 100वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के जरिए शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे। समारोह का हिस्सा बनाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण दिया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। फिर शेख हसीना जी ने मुझे एक और विकल्प दिया और इसलिए वीडियो के माध्यम से आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पिछली सदी के महान व्यक्तित्वों में एक थे। उनका पूरा जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बंगबंधु यानी a leader of courage, a man of conviction, a sage of peace, a champion of justice, equality and dignity, a hand of defiance against brutality and a shield against coercion. उनके व्यक्तित्व की इन खूबियों ने उस दौर में लाखों लाखों युवाओं को बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक नई ऊर्जा दी थी। आज मुझे बहुत खुशी होती है जब देखता हूं कि बांग्लादेश के लोग
किस तरह दिन रात अपने प्यारे देश को शेख मुजीबुर रहमान के सपनों का सोनार बांग्ला बनाने में जुटे हुए हैं। साथियों, बंग बंधु का जीवन आज के वैश्विक माहौल में 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश देता है। याद कीजिए, एक दमनकारी अत्याचारी शासन ने लोकतांत्रिक मूल्यों को नकारने वाली व्यवस्था ने किस तरह बांग्ला भूमि के साथ अन्याय किया, उसके लोगों को तबाह किया। सारी दुनिया, हम सभी भली भांति इन बातों को जानते हैं, उसकी पीड़ा, उसका दर्द महसूस करते हैं। उस दौर में जो तबाही मचाई गई थी, जो जेनोसाइड हुआ, उससे बांग्लादेश को बाहर निकालने के लिए एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पल पल समर्पित कर दिया था। उनका स्पष्ट मत था कि किसी भी देश की प्रगति का आधार नफरत और नेगेटिविटी नहीं हो सकती, लेकिन उनके यही विचार, यही प्रयास कुछ लोगों को पसंद नहीं आए और उनको हमसे छीन लिया गया। ये बांग्लादेश और हम सभी का सौभाग्य ही था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और शेख रहना जी, उन पर ऊपर वाले का रहम रहा, वरना हिंसा और घृणा के समर्थकों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। आतंक और हिंसा को राजनीति और कूटनीति का हथियार बनाना कैसे पूरे समाज को, पूरे देश को तबाह कर देता है, ये हम भली भांति देख रहे हैं। आतंक और हिंसा के वो समर्थक आज कहां है, किस हाल में है, और दूसरी तरफ ये हमारा बांग्लादेश किस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, ये भी दुनिया देख रही है। साथियों, बंग बंधु की प्रेरणा से और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश आज जिस प्रकार इंक्लूसिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ रहा है, वो वाकई सच्चे अर्थ में प्रशंसनीय है। इकोनॉमी हो और सोशल इंडाइसिस हो या फिर स्पोर्ट्स, आज बांग्लादेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट, ऐसे अनेक क्षेत्रों में बांग्लादेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि बीते 5-6 वर्षों में भारत और बांग्लादेश ने आपसी रिश्तों का भी
सोनाली अध्याय घड़ा है। अपनी पार्टनरशिप को नई दिशा दी है, नए आयाम दिए हैं। ये हम दोनों देशों में बढ़ता हुआ विश्वास है, जिसके कारण हम दशकों से चले आ रहे लैंड बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री, इससे जुड़े कॉम्प्लेक्स मुद्दों को शांति से, पूरी तरह शांति से सुलझाने में सफल रहे हैं। साथियों, बांग्लादेश आज साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भी है। भारत में बनी बिजली से बांग्लादेश के लाखों घर और फैक्ट्रियां रोशन हो रही है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से एक नया डायमेंशन हमारे रिश्तों में जुड़ा है। रोड हो, रेल हो, एयर हो, वाटरवे हो या इंटरनेट, ऐसे अनेक सेक्टर्स में हमारा सहयोग हम दोनों देशों के नागरिकों को और भी ज्यादा कनेक्ट कर रहा है। साथियों, हमारी विरासत टैगोर की है। काजी नजरुल इस्लाम, उस्ताद अलाउद्दीन खान, लालन शाह, जीवानंदा दास और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे मनीषियों की है। इस विरासत को बंग बंधु की प्रेरणा, उनकी लेगेसी ने और व्यापकता दी है। उनके आदर्श, उनके मूल्यों से भारत भूमि हमेशा से जुड़ी रही है। भारत और बांग्लादेश के आत्मीय संबंध इस साझा विरासत की मजबूत नींव पर ही गढ़े गए हैं। हमारी यही विरासत, हमारे आत्मीय संबंध, बंग बंधु का दिया मार्ग इस दशक में भी दोनों देशों की पार्टनरशिप, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मजबूत आधार है। अगले वर्ष बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष होंगे और उससे अगले वर्ष यानी 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष होने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि ये दोनों पड़ाव भारत बांग्लादेश के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के साथ ही दोनों देशों की मित्रता को भी नई बुलंदी देंगे। एक बार फिर पूरे बांग्लादेश को बंग बंधु शताब्दी वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय बांग्ला, जय हिंद। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के जरिए शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित किया, उनके योगदान को याद किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगबंधु की प्रेरणा से बांग्लादेश नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। साथ ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के महत्व को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में बांग्लादेश भारत का अहम साझेदार है। और आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही है और इस वायरस को रोकने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और एयरलाइन से जुड़े कर्मचारियों की तारीफ की। all sorts of scientific satisfaction that we could derive after having been in touch with the whole world. We have also heard about the
You see some research being done on chloroquine in US right now. So I can only say that these approvals are given after detailed scientific scrutiny, not by the ministry as such, but by the group of scientists working together at ICMR. And we are thoroughly seized of this issue, and we are trying to do the best to deliver the best possible treatment to the patients who have already been affected. कोरोना वायरस को लेकर संसद में भी सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने जानकारी दी। हम हैं इस समय संसद भवन परिसर में और हमारे साथ हैं राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा जी। वर्मा जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। किस तरह के कदम उठाए हैं सचिवालय ने जो कोरोना वायरस का जो डर है उसके मद्देनजर? देखिए, कोरोना वायरस के बारे में जो चारों तरफ से समाचार आ रहे हैं उसको देखते हुए माननीय सभापति जी ने आज सवेरे ही हम लोगों को ये निर्देशित किया कि हम इसके बचाव के लिए अपनी बिना किसी तरह का पैनिक क्रिएट किए हुए इसके बचाव के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए वो उपाय हम लोग प्रारंभ करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे बाहर गेट्स हैं, आयरन गेट्स हैं, उन सारे गेट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है, जो कि माननीय संसद सदस्यों और यहाँ आने वाले विजिटर्स या हमारे जो कर्मचारी हैं उन सब के लिए, इवन प्रेस के लोगों के लिए वो एक व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा हमने आउटर लॉबीज़ में जहाँ जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं और हमारे राज्यसभा के अंदर एंट्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब जगहों पे हमने सैनिटाइज़र रख दिए हैं, जिसका इस्तेमाल माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो करें। इसके साथ ही जो हमारे हाउस के अंदर भी हमने सैनिटाइज़र 2 किनारे की तरफ रख दिए हुए हैं और माननीय सदस्यगण उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चुपचाप उठ करके जा करके कुछ समय बाद उसको इस्तेमाल करके और जो प्रिकॉशन दिया गया है कि अपने हाथ को रब करेंगे, वो हाथ को वो रब करके काम कर रहे हैं। सर, लगातार सभापति भी एक बात कहते आए हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। किस तरह से आप इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रिकॉशन ले? जो हमारे जो कर्मचारी हैं और जो माननीय संसदगण हैं उसके लिए हम एक एडवाइजरी इशू कर रहे हैं और उस एडवाइजरी में ये कहा जा रहा है कि ये सब एज ए मैटर ऑफ एबंडेंट कॉशन, सावधानी के लिए किया जा रहा है। तो किसी को भी पैनिक करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो इसलिए सारे मेंबर्स को, सारे सदस्यों को ये सुझाव दिया गया है और अपने कर्मचारियों को भी ये सुझाव दिया गया है कि वो सारे प्रिकॉशन की व्यवस्था करें। हमने यहाँ तक भी कहा है कि कर्मचारियों में ये भी एडवाइस किया उनको कि अगर वो चाहें, क्योंकि फाइलें जो होती हैं हमारी वो या कागज़ जो आते हैं वो कई स्तरों से गुजरते हैं, तो अगर वो चाहें तो वो एक ग्लव्स का इस्तेमाल उसके लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस समय किया हुआ है। तो सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कार्यकरण पर जारी चर्चा का आज रेल मंत्री ने जवाब दिया। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार रेलवे के विकास के लिए अगले 12 सालों में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार रेलवे का निजीकरण नहीं करेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में उठाए गए कई और सांसदों के सवालों का जवाब दिया। अगले 12 वर्षों में हम 50 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार इतना नहीं खर्च पाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में साथ में निवेश करेंगे। भारत की जनता को भी उस निवेश में सहभाग लेने का अवसर मिलेगा। पर मैं ये शुद्ध रूप से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है और ना कभी प्राइवेटाइज होगा। भारतीय रेल भारत की जनता की संपत्ति है। वहीं लोकसभा में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सदन में विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि संशोधन के जरिए कारोबार में सुगमता लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उद्योग का विकास हो सके। इसमें तकनीकी और प्रक्रियागत खामियों को दूर करने और एनसीएलटी के बोझ को कम करने का प्रयास किया गया है। So what kind of environment do we want to see in the country? Do we want to criminalize everything?
Sir, as I said earlier, this is the second phase of decriminalization process, which we have started through the Companies Amendment Bill 2019, and the Companies Act 2013 had been passed in 2013, wherein a number of technical and procedural defaults have been criminalized. Sir, we are not decriminalizing any provision which deal with fraud, injury to public interest, or non-compoundable offences. Our government is committed towards ease of doing ethical business and ease of doing honest business, sir. That is very important. Sir, we would like to adopt a balanced approach on this issue, wherein business are accorded due respect and faith. And not only me, sir, only the Prime Minister has also said that we should give due respect to the taxpayers and not criminal cases time and again. I think there should be conducive environment where the industry should also grow and create employment and generate employment, sir. And it is very important. If India has to become a $5 trillion economy, such amendments are also required. लोकसभा से आज वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव के प्रावधान हैं, जिनमें नियमों के उल्लंघनों के मामले में जुर्माने की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। विधेयक से डीजीसीए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो वैधानिक निकाय बनेंगे। 3 of the bodies which control civil aviation, the Director General of Civil Aviation, the Bureau of Civil Aviation Security, BCAS, and the Aircraft Accident Investigation Bureau, these have been operating under executive order. The need, therefore, is to give them statutory backing, and that is the limited purpose of these amendments. मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी की फ्लोर टेस्ट की मांग पर अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षकारों, राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री कमलनाथ और विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति को नोटिस देकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस ने भी बेंगलुरु में ठहरे 22 विधायकों को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही बेंगलुरु में मौजूद 16 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा मंजूर करने की मांग की। इस बीच मध्य प्रदेश का सियासी संग्राम दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बेंगलुरु में ठहरे विधायकों को आजाद करने की मांग की, तो दूसरी ओर बेंगलुरु में विधायकों ने साफ किया कि वो यहां बंधक नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। विधायकों के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से भी मुलाकात की। बड़ा शोर मचा रहे थे। बेंगलोर में लोग बंधक बनाए गए। बेंगलोर के सभी विधायक साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से है, इस सरकार के खिलाफ है और सबने खुल के आज देश के सामने अपनी बात रखी है। अब कमलनाथ जी, तू ना इधर उधर की बात कर, भैया जल्दी फ्लोर टेस्ट करा। दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला और पुरुष अधिकारों को समान मानते हुए नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की आज स्वीकृति प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश की सेवा कर चुकी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन न देना न्याय के सिद्धांत की गंभीर अवहेलना होगी। पीठ ने कहा कि केंद्र की ओर से महिलाओं की भर्ती पर रोक हटाए जाने के फैसले के बाद नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकार को 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने का आदेश दिया। इससे पहले सरकार ने 2008 के बाद से ही नेवी में भर्ती होने वाली महिलाओं को स्थायी कमीशन की नीति बनाई थी, लेकिन आज के फैसले के बाद सभी सेवारत महिला अधिकारी स्थायी कमीशन पा सकेंगी। इससे पहले कोर्ट आर्मी में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दे चुका है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।